सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है और जो ना शुभ हैं न मंगल हैं वो करती हैं सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने मैं हूं शुभम सिंह और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो बलोच लड़ाकों के हमले से सहमा हुआ है। बलूचिस्तान में धमाकों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को एक बार फिर बलोच लड़ाकों ने एक पुलिस वैन को निशाना बनाया। जबरदस्त धमाके में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। आज आजादी के लिए बलूचिस्तान में जारी जंग पर बात होगी। इसके साथ ही बात होगी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। पाकिस्तान को एक नाकाम देश बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उसकी बात करना भी वेस्ट ऑफ टाइम है। आतंक को लेकर पाकिस्तान का डबल गेम क्या है, इसे भी आज समझेंगे। और आखिर में बात होगी ढाका और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते प्यार की। 15 साल बाद पाकिस्तान और ढाका के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत होने जा रही है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाले बांग्लादेश में पाकिस्तान कैसे अपने लिए मौका तलाश रहा है, इसे भी आज हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बलूचिस्तान से, जहां एक बार फिर बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान को थर्रा दिया है। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग इस कदर जोर पकड़ चुकी है कि अब बलोच आर पार की लड़ाई के मूड में है। लगातार धमाके हो रहे हैं और निशाने पर है पाक आर्मी या बलूचिस्तान की पुलिस। एक दिन पहले बलोच लड़ाकों ने पुलिस वैन में जबरदस्त धमाका किया, इसमें 3 पुलिस वालों की मौत हो गई। इससे पहले बलोच लड़ाकों ने ईरान के इलाके में पाकिस्तान के पंजाबी मजदूरों को गोली मार दी थी। सूरत हाल यह है कि बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के काबू में नहीं है। पाकिस्तानी सरकार इसे लेकर घबराई हुई है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक धमाके की दहशत अभी खत्म नहीं होती कि दूसरा धमाका थर्रा देता है। आर्मी और पुलिस पर एक हमले से पाकिस्तान अभी संभलता भी नहीं कि दूसरा हमला होता है। बलूचिस्तान में ये धमाके रोज की कहानी है और इस बात का ऐलान भी कि पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा सूबा अब उसके काबू में नहीं। बलोच लड़ाकों ने पहले ट्रेन हाईजैक की, फिर आर्मी की गाड़ी को उड़ा दिया और अब एक बार फिर पुलिस वैन को धमाके से उड़ा दिया गया है। मंगलवार को बलूचिस्तान का मस्तूंग इलाका एक बड़े धमाके से हिल गया। बलोच लड़ाकों ने दश्त रोड पर पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाया। पुलिस की गाड़ी में आईडी ब्लास्ट किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनी गई। हमले में 3 पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 16 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। कुल 18 लोग घायल हैं, जिनमें 3 की हालत नाजुक है। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के इन पुलिसकर्मियों को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के एक धरने के लिए तैनात किया गया था। बलूचिस्तान में महरंग और सम्मीदीन बलोच की गिरफ्तारी के बाद से उबाल है। उनकी रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बलूच की सियासी पार्टियां भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। ऐसे में एक धरने पर नजर रखने के लिए गए पुलिसकर्मियों पर मस्तूंग में हमला किया गया। इस हमले से एक बार फिर साफ हो गया कि बलोच लड़ाके जब चाहे तब सुरक्षा बल और पुलिस को निशाना बना सकते हैं और सरकार या सेना कुछ भी कर पाने में नाकाम है। बलोच लड़ाकों के हमले का ऐसा खौफ है कि रात के वक्त बसों की आवाजाही रोक दी गई है। कुछ रोज पहले बलोच लड़ाकों ने ग्वादर में एक यात्री बस को रोका। पहचान पत्र देखकर 5 पंजाबियों को गोली मार दी गई थी। और अब हालत यह है कि ट्रेनों का संचालन भी बंद कर दिया गया है। रविवार की रात कराची से क्वेटा जा रही बोलान एक्सप्रेस को जैकबाबाद स्टेशन पर ही रोक दिया गया। सिंध के इलाके से आगे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से ट्रेन रोक दी गई और 150 यात्रियों को बस या दूसरे जरिए से क्वेटा पहुंचाया गया। साफ है कि बलूचिस्तान से गुजरने वाली बस या ट्रेन को भी सुरक्षा देने में पाकिस्तान नाकाम है, बल्कि बोलान एक्सप्रेस की टाइमिंग चेंज करने पर विचार हो रहा है ताकि उसे रात के वक्त सफर ही नहीं करना पड़े। बलूचिस्तान इस दफे आर पार के मूड में है। पाकिस्तान से उसे हर हाल में आजादी चाहिए। इसके लिए एक तरफ सड़कों पर प्रदर्शन है तो दूसरी ओर बलोच लड़ाकों ने मोर्चा खोल रखा है
और ये जंग सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं लड़ी जा रही। चंद रोज पहले बलोच लड़ाकों ने ईरान में काम करने वाले पाकिस्तानी पंजाब के 8 मजदूरों की हत्या कर दी। ये घटना ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान सूबे की है, जहां बलोच लड़ाकों ने पंजाबी मजदूरों के हाथ पैर बांध दिए और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। रिपोर्ट के मुताबिक सभी मजदूर पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बहावलपुर के रहने वाले थे और ईरान में कार मरम्मत करते थे। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच नेशनलिस्ट आर्मी यानी BNA और जैश अल अदल ने ली है। असल में ईरान के जिस हिस्से में यह हमला हुआ वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान की सरहद से लगा हुआ है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है और 90 लाख बलूच सीमा के दोनों ओर रहते हैं। ईरान के हिस्से में मौजूद सिस्तान बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के बलोचों को समर्थन देते हैं। ईरान में बलोच लड़ाकों के हमले से पाकिस्तान सरकार हिल गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी सरकार से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है, मगर ये हमला बताता है कि बलोचों की लड़ाई का दायरा बड़ा हो चुका है। पाकिस्तान से लेकर ईरान तक बलोच लड़ाके हमला बोल रहे हैं और उन्हें पाकिस्तानी सेना या पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। ये लड़ाई आजादी हासिल करने तक रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखा जाए तो पाकिस्तान ने अब तक जो बोया है अब वही काट रहा है। जिस आतंक को उसने पाला पोसा अब खुद उसी का सामना करना पड़ रहा है और लहूलुहान हो रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है, उसकी कारगुजारियां याद दिलाई हैं। साफ कहा है कि आतंक को लेकर जो डबल गेम पाकिस्तान खेलता रहा है अब वो उसी के खेल पर उसी को भारी पड़ रहा है। आज पाकिस्तान तरक्की के रास्ते में बहुत पीछे रह गया है और हालत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान के बारे में बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है। देखिए ये रिपोर्ट। India has changed. I wish I could say Pakistan has changed. The terrorism chop has stuck to them. Otherwise, why should I devote precious time, to a neighbor? पाकिस्तान के क्या हाल है, इसे इस बात से समझिए कि भारत उसकी चर्चा करके अपना वक्त भी बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या बात करना ऐसे देश के बारे में जो बदलने के लिए तैयार नहीं, सुधरने के लिए तैयार नहीं, जिसके साथ आतंकवाद का ब्रांड चिपक चुका है। दुनिया भर में फजिया झेलता है पर आतंक और आतंकियों को पालता है। पाकिस्तान के लिए तरक्की और कामयाबी की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। जहां भारत ने तकनीक में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं, वहां पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में अपना नाम बनाया है। तो फिर ऐसे देश के बारे में बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है। But otherwise, why should I devote precious time, to a neighbor? विदेश मंत्री एस जयशंकर गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल थे। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए वो विदेश नीति से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। जाहिर है जिक्र पाकिस्तान का भी आया और तब विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। साफ कहा कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, उसकी पुरानी आदतें आज भी बरकरार हैं। They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. They are continuing a very negative way of approaching India. And what has happened is today, I think, when I look back, I would say the 26/11 Mumbai terrorist attack, I would regard it in many ways as the turning point. I think that was when Indian public opinion across political parties, average Indians said, this is now too much. The country cannot accept this kind of behavior from a neighbor. भारत के खिलाफ आतंकियों को शह देने वाला पाकिस्तान अच्छा पड़ोसी तो साबित नहीं हुआ, पर अब उसकी मुश्किल ये है कि
आतंकवाद खुद उसके वजूद के लिए संकट बन गया है। ज्यादा पुरानी बात नहीं जब पाकिस्तान अफगानिस्तानी तालिबान को सपोर्ट करता था। पाक आर्मी और खुफिया एजेंसियों ने उसे हथियार दिए, ट्रेनिंग दी। हालांकि कहने के लिए अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, पर उसने तालिबान से भी गठजोड़ बना रखा था। पर यही खेल पाकिस्तान को अब भारी पड़ रहा है। They were trying to extract something from Afghanistan, which was the Americans and the NATO were in Afghanistan. So Pakistan was playing a double game. It was with the Taliban and the Afghan, those opposed to the Americans, and it was also playing with. Now every double game comes to an end. अब उनका भी वही हुआ. At some stage the Americans said, अब बहुत हो गया, we are leaving. Now when they left, the double game could not be sustained. So whatever benefits they were getting out of the double game, that also went down. In fact, then they discovered they had a further problem, which was the very people, the very terrorism industry, which they had followed, came back to bite them. That today they are facing, the actions of people whom they promote. एस जयशंकर ने एक बार फिर सधे हुए और सख्त अल्फाजों में पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। याद दिला दिया है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उसकी दुर्दशा का जिम्मेदार वो खुद है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान से निपटना पाक सेना के लिए नामुमकिन हो चला है। पाकिस्तान के इस तालिबान को सीमा पार यानी अफगानिस्तान की तरफ से पूरा समर्थन है। पाकिस्तान आक्रामक रुख भी नहीं अपना सकता, क्योंकि जवाब देने के लिए अफगानिस्तान सरकार और सेना दोनों तैयार हैं। न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त पाकिस्तान के काबू से बाहर है। दोनों जगहों पर आजादी की मांग है और वहां पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल लगातार निशाने पर है। पाकिस्तान को सूझ नहीं रहा कि वो करे तो करे क्या। फिर भी पाकिस्तान अपने चालाकियों से बाज आने को तैयार नहीं। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों का रोना रोया था। शिकायत की थी कि अमेरिकी सेना भागते हुए जो हथियार छोड़कर गई थी, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अफगानिस्तान के ऐसे हथियार कश्मीर में मारे गए आतंकियों के पास मिले हैं। यानी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने इन हथियारों को खरीदकर अपने आतंकियों को सौंप रही है। अब कश्मीर में आतंकियों के पास अमेरिकी M4 राइफल मिलना आम बात हो गई है। अमेरिकी हथियारों की बरामदगी ने एक बार फिर दुनिया में आतंक के प्रति पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया है और साथ ही ये बात भी साबित हो गई है कि पाकिस्तान बदल नहीं सकता, सुधर नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे विदेश मंत्री ने ठीक कहा है, पाकिस्तान बदलने वाला नहीं है। हालांकि खुद पाकिस्तान सुलग रहा है, फिर भी इस वक्त वो भारत के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा। सालों बाद पाकिस्तान को ढाका में अपने जड़ें जमाने का मौका मिला है और वो इसका खूब फायदा उठा रहा है। करीब 15 सालों के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कल यानी गुरुवार को विदेश सचिव स्तर की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पाकिस्तान की ओर से विदेश सचिव अम्मना बलोच और बांग्लादेश की ओर से विदेश मंत्रालय के सलाहकार जसीमुद्दीन शामिल होंगे। साल 2010 के बाद यह पहली बार है जब दोनों देशों के शीर्ष राजनयिक अधिकारी आमने सामने होंगे। माना जा रहा है कि इसमें द्विपक्षीय संबंधों के अलावा भारत को लेकर साझा रणनीति की पर भी बातचीत हो सकती है। बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की भूमिका की बात सामने आई है। ऐसे में इस बैठक के लिए भारत के लिए रणनीतिक मायने काफी हैं। शेख हसीना सरकार के जाने और यूनुस के कमान संभालने के बाद ढाका और इस्लामाबाद तेजी से करीब आए हैं। पिछले नवंबर में पाकिस्तानी मालवाहक जहाज चटगांव पहुंचा। इसके बाद बांग्लादेश ने गोला बारूद का ऑर्डर पाकिस्तान को दिया। इस साल जनवरी में भारत के चिकन नेक के करीब पाकिस्तानी सैन्य अफसरों ने दौरा किया और इसी महीने आईएसआई चीफ 54 साल बाद ढाका पहुंचे।
फरवरी महीने में 1971 के बाद दोनों देशों में सीधा व्यापार शुरू हुआ। पाकिस्तान की दो निजी एयरलाइंस फ्लाई जिन्ना और एयर सियाल ने ढाका के लिए उड़ानें शुरू करने के लिए बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से अनुमति मांगी है। मार्च में चिनक नेक के करीब चीन को एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव देकर मोहम्मद यूनुस ने भारत को चौंका दिया, जहां पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलटों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। दोनों की दोस्ती का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बड़े बड़े नेताओं का आना जाना भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ढाका दौरे पर जाने वाले हैं, जो 2012 के बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली यात्रा होगी। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब बांग्लादेश में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य भारत के पूर्वी सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता को पैदा करना है, साथ ही साथ स्थानीय कट्टरपंथी संगठनों को बढ़ावा देना है और इसीलिए ढाका में हो रही सचिव स्तर की बातचीत को लेकर भारत अलर्ट है। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैंने शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।